हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं सितंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई और अगस्त मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस सेशन को मतलब सीरीज को ऑलरेडी खत्म कर लिया है। और साथ ही में ये भी बताना चाहूंगा कि जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका भी जून और जुलाई खत्म हो चुका है और अगस्त मंथ का भी कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा आप ऊपर राइट साइड में जो आई आइकन देख रहे हैं वहां से भी आप वीडियो के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो प्लीज आप सारे वीडियोस को देख लें। जो हमारे फ्रेंड्स नए आए हैं तो वो तो जरूर देखें, और जो हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए थे वो जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज आप जितना बार मल्टीपल रिविजन कर सकेंगे उतना ही आपके लिए फायदे होगा। या आप ऑलरेडी नोट्स अगर बना के रखे थे तब तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट अगर नोट्स नहीं बनाए थे तो एटलीस्ट आप वीडियोस को देखते रहें, ताकि आपको जैसे मैप क्वेश्चंस हुआ या कुछ मैं बीच बीच में इमेजेस देता हूँ तो ये सबसे आपको रिलेट करने में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम हमेशा लेक्चर शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन करते हैं, तो आज का जो मैप का क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट इज बीइंग स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। तो पहला वर्चुअल कोर्ट जो इंडिया में लगाया गया मतलब स्टेबलाइज किया गया था, तो वो कौन से जगह में था? तो वो था, वो मतलब था नहीं, सॉरी, ये है जो कि फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गया? हमारा एक नर्दर्न स्टेट है जो कि फरीदाबाद हरियाणा। ये यहाँ पे क्या एक्चुअली हुआ, ये एक ई कोर्ट ट्रैफिक चालान केसेस को डील करने के लिए बनाया गया है। ई कोर्ट मतलब उसमें कोई फिजिकली नहीं होंगे, सारे डिजिटाइज वे में होंगे ई कोर्ट। ठीक है, तो इनका काम होगा। और ये जो मतलब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये किसके गाइडेंस में किया जा रहा है? तो एक ई कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके अंदर में एक ई कमेटी है, उसी ई कमेटी के कंट्रोल में ये ई कोर्ट ऑफ फरीदाबाद, जहां पे पूरे स्टेट का ट्रैफिक चालान का केसेस मतलब देखा जाएगा। ठीक है, तो फरीदाबाद कहाँ है आपको मैं दिखा दूं। ये रहा फरीदाबाद, जो कि दिल्ली से देखिए आप जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? यहाँ पर दिल्ली में है। और उसी से जुड़ा हुआ है ये फरीदाबाद है, जो कि पूरा स्टेट का ये देखता है कि कहाँ पे मतलब ट्रैफिक चालान से रिलेटेड इश्यूज को ये देखेगा। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़ा अब हरियाणा मैप से रिलेटेड भी अगर कुछ जानते हैं तो देख लेते हैं। इस साइड राजस्थान हो गया, ऊपर पंजाब स्टेट हो गया, इस साइड में उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये तो हो गया स्टेट। तो हरियाणा का कैपिटल क्या है? तो हरियाणा और पंजाब का कैपिटल कॉमन है जो कि चंडीगढ़ है, जो कि इस जगह में है। ठीक है, इसके अलावा हम स्टेट के कुछ फैक्चुअल थिंग्स भी जान लेते हैं। ये स्टेट पीएससी जो भी हरियाणा से रिलेटेड है उसके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वहाँ के एसएससी या किसी और एग्जाम से रिलेटेड। बट एज ए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप रखिए दिमाग में, यूपीएससी में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा जब तक कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में ना हो। तो फिलहाल अभी बस एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखिए कि हरियाणा स्टेट का जो स्टेट ट्री है वो है पीपल, स्टेट फ्लावर लोटस जो कि नेशनल भी है, उसके अलावा स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, और स्टेट बर्ड है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक है एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, जिसे हम स्टेट से न्यूज में लिखेंगे क्योंकि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो हुआ ये कि हाल ही में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 215 साल में कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन्होंने अपना सेलेक्ट किया। किसके रूप में? तो प्रोफेसर विस्पी बालापुड़िया के रूप में। ठीक है, इसके अलावा अगर इस सोसाइटी से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहेंगे तो इनका बेसिकली काम होता है कि जो भी हिस्टोरियंस होते हैं ना उनको अवॉर्ड करना, ताकि प्रोत्साहित कर सके आप अच्छे से अच्छे मतलब बुक्स लिखे, नोवेल्स लिखे हिस्ट्री से रिलेटेड। उसके अलावा ये एक इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में मतलब अपना वहां से सपोर्ट करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। ठीक है, इसके अलावा इनके पास 1 लाख लगभग इनके लाइब्रेरी में 1 लाख बुक है, और बहुत ही रेयर रेयर जो भी मैन्युस्क्रिप्ट आपको पूरे वर्ल्ड में जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा, वो चीज आपको यहाँ पे मिल सकता है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। इसके अलावा ये सोसाइटी जो है ये जूनियर फेलो मतलब जेआरएफ जो होता है ना, जूनियर फेलोशिप फॉर रिसर्च, इससे रिलेटेड, और स्कॉलर्स फॉर द टैगोर नेशनल फेलोशिप, इन दोनों को ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत मिला, ये मैंने ये भी ऑफर किया जाता है इस सोसाइटी के द्वारा। इसके अलावा जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जो भी होंगे जिस वक्त, वो उस वक्त मतलब जो भी बनेंगे गवर्नर उस वक्त ही वो चीफ पैटर्न होते हैं इस सोसाइटी का। चीफ पैटर्न मतलब ये एक एम्बेसडर टाइप का होता है।
ठीक है। जैसे पहले के टाइम में ये क्योंकि 215 साल पहले पुराना है, तो ये उस वक्त से ये चला जा रहा था। ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, चीफ पैटर्न रखते थे एज एम्बेसडर के रूप में। कोई भी ऐसा कुछ मतलब नामी दामी अगर सोसाइटी हो, उनका बना हो ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको उनको एक मतलब उनके अध्यक्षता में ये सब चीज हो रहा है, तो इसलिए चीफ पैटर्न गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र होते हैं। तो हो सकता है आपको दे देगा कि जो कि एमपी जो मिनिस्टर ऑफ जो कल्चर है वही चीफ पैटर्न होते हैं इसका, तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका जो एवोल्यूशन हुआ है ये 1804 में हुआ, तभी तो 215 साल हो गया, है ना। उसके अलावा जो उस वक्त जब एवोल्यूशन वो किया गया था, बनाया गया था, तभी इसका नाम था लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के नाम से था, और इसे फाउंड किया गया था सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा। ठीक है। सर जेम्स इसके फाउंडर थे, जो कि लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के रूप में निकाले थे। इसके अलावा 1826 में इनको मतलब एक तरह से जो लंदन बेस्ड रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी है ना, उसको उसका एक तरह से ब्रांच मतलब बना दिया गया। मतलब इसको ही जो ये लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है ना, इसको एक तरह से बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी नाम दे दिया गया 1826 में। ठीक है। फिर 1854 में एशियन एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बोल के इसे बुलाया गया, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। उसके अलावा 2002 में इसे एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई बोल के गया, जबकि बॉम्बे से मुंबई नाम चेंज हो गया, उसके बाद से एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई बोल के जाना जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका कुछ हिस्ट्री, इसके बैकग्राउंड भी हम देख लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले अपने दूसरे टॉपिक पे। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019, इसे हम यूनाइटेड नेशन एंड इट्स बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूएन डिपार्टमेंट है ना, ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, उन्होंने क्या किया, एक रिलीज किया इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक डेटा, मतलब एक तरह से सर्वे। तो उसमें क्या उनको की फाइंडिंग्स मिला, उसमें ये मिला कि इंडिया जो कि मतलब इंडिया से जो जितने भी है ना माइग्रेंट्स जो बाहर जाते हैं एज अ माइग्रेट होके जॉब के पर्पज से, या मैरिज होने के बाद कोई लड़कियां जो जिनका शादी हो जाता है यूएस में, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो माइग्रेंट्स अगर टोटल काउंट किया तो इंडिया का जो है वो लीडिंग कंट्रीज में है, जो कि है 17.5 मिलियन। ठीक है, काफी ज्यादा है। वही अगर ग्लोबल ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो हमारे बाद मेक्सिको है, जिसका लगभग 11.8 मिलियन मतलब पॉपुलेशन वो माइग्रेंट होकर दूसरे कंट्रीज में है, और चाइना का उसी जगह में 10.7 मिलियन है। ठीक है। तो ये तो हुआ कि आपके कंट्री से ये दूसरी जगह माइग्रेट होकर जा रहे हैं, तो ये तो हुआ, इसमें सबसे ज्यादा हम हैं, इंडिया। बट जो जिस कंट्री में जा रहे हैं वो कौन सा है, तो उसमें यूरोप है जो सबसे ज्यादा है। यूरोप मतलब कॉन्टिनेंट हुआ, 82 मिलियन माइग्रेंट्स टोटल यूरोप में है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में 59 मिलियन है। ठीक है। और कंट्री वाइज अगर देखेंगे तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा मतलब इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वहां पे बसे हुए हैं, इसीलिए टोटल 51 मिलियन वहां पे है। इसलिए कहा जाता है कि यूनाइटेड अमेरिका को मैक्सिमम बाहर के लोग ही आके वहां पे उसको इतना ज्यादा डेवलप कर दिए कि आज अमेरिका के इकोनॉमी किसी के सामने तो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कोई उसके मतलब घुटने तक भी नहीं आ पाते अभी। ठीक है। उसके अलावा वुमेन माइग्रेंट से रिलेटेड अगर जानेंगे, तो वुमेन माइग्रेशन जो है ना वो पहले के कंपेयर में 1% की कमी आई है, जो पहले 49% था तो वो अब 48% हो गई है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इंडस वैली सेटलर्स हैड अ डिस्टिंक्ट जेनेटिक लीनिएज, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन्होंने पता लगाया कि राखीगिरी जो साइट था, राखीगिरी जो कि हरियाणा में है, वहां पे उनको क्या मिला कि कुछ ऐसे चीज मिले जिससे जिनको वो ऊपर रिसर्च किए, और उनको पता चला कि जो हमारे वहाँ के जो सेटलर्स है ना वो इंडिपेंडेंट ओरिजिन थे। पहले क्या माना जाता था कि वो ईरान से आए हैं, या अब मतलब स्टेपीज जो भी एरिया है ना, स्टेपीज एरिया वहां से आए हैं, मतलब दूर से आए हुए हैं। ठीक है, दूर से आके यहाँ पे बसे हैं ये पूरा, क्योंकि ये अच्छा सिंधु नदी के आसपास का बहुत ही फर्टाइल एरिया है, तो दूर दूर से वो लोग आके इस जगह में बसे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च से कुछ पता चला कि ये यहीं के लोग हैं, ना कि बाहर के। तो कुछ अब सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिख जा रहा है, आपको राखीगढ़ी यहाँ पर दिख गया, ये हो गया कहाँ, इंडिया में है, जहाँ पे ये रिसर्च हुई है। उसके अलावा जो धोलावीरा है और लोथल है, ये भी इंडिया में पड़ता है। उसके बाद कालीबंगन जो कि राजस्थान में, वो भी इंडिया में ही पड़ता है। बट हड़प्पन, मोहनजोदारो, चनुदारो, उसके अलावा इधर जो भी है सुकनदुर्ग, तो ये सब जो भी है ये पाकिस्तान एरिया में पड़ता है, जो कि ये भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन एरियाज है। ठीक है। तो
बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है सीबीआई टू गेट सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी वर्टिकल, सीटीवी, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीआई का जो पेरेंट बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है। ठीक है, तो ऐसा ये टेक्नोलॉजिकल वर्टिकल है, तो ये सोच के आप मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मत चले जाएगा, MEITY में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा, क्योंकि सीबीआई इनके ही अंदर में आते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए बन गया था क्योंकि हाल ही में सेंट्रल ने ये प्लान किया ताकि सीटीवी बोल के निकाला जाए सीबीआई के अंदर में। ठीक है, तो ये सीटीवी क्या है पहले ये जानते हैं। तो सीटीवी है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेगा, जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स है पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे कंट्री में, हमारे ये पूरे कंट्री में जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स होंगे ना, उनको ये एक तरह का डेटा प्रोवाइड करेंगे किसी भी वक्त में जब उनको चाहिए होगा। तो एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा अभी साइबर मैनिपुलेटर्स पूरे कंट्री में भरा पड़ा हुआ है, तो इससे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पूरे इंटरनेट यूज करने में पूरे वर्ल्ड में है। तो इसके लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है साइबर मैनिपुलेटर्स को कंट्रोल करना। तो इसलिए इस तरह का प्रावधान का सेंटर ने प्रपोज किया सीबीआई को बनाने के लिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिसे हम स्टेट्स इन न्यूज़ में लिखेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि डीएमएफ ट्रस्ट रूल्स 2015, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन गया है जो कि इस रूल को थोड़ा चेंजेस किया है, और चेंज करके अपने अकॉर्डिंग मैंने अपने और ज़्यादा पीपल सेंट्रिक बनाया है, ताकि लोगों का और ज़्यादा भला हो सके। पर ये सब खुद से वो नहीं किए हैं, वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट है, उनके मतलब गाइडेंस में ये चीज़ किए हैं वो। ठीक है, तो अब इसका कुछ बैकग्राउंड अगर देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ जैसा मैंने बोला पहला स्टेट बन गया है 2019 में, कि डीएमएफ रूल्स को चेंज किए हैं उन्होंने। इसके अलावा 10 ग्राम सभा मेंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम माइनिंग अफेक्टेड एरियाज ये होना चाहिए डीएमएफ गवर्निंग काउंसिल में। ये जो डीएमएफ ट्रस्ट है, इसका तो कुछ काउंसिल भी है ना, तो उस गवर्निंग काउंसिल में एटलीस्ट 10 ग्राम सभा के ही मेंबर होना चाहिए जिस जगह में ये माइनिंग हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज डाला, अगर शेड्यूल एरियाज में हो रहा है, तो शेड्यूल एरियाज में क्या 50% जो पॉपुलेशन होगा इस ग्राम सभा में, इसमें शेड्यूल ट्राइब्स ही होंगे। ठीक है, और इसमें ऑडिट से रिलेटेड फीचर्स रखा गया है, क्योंकि जितना ऑडिट करेंगे उतना ही ज्यादा तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब पुट मतलब आपको ड्रॉबैक्स अभी आपको अंदर जो भी आपके स्कीम से उसमें चल रही है। और ये जो डीएमएफ रूल्स है, इसका जो फंड होता है ना, ये इसी यही फंड को ये जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, ये यूज करते हैं सारे स्टेट के फंड से। मतलब डीएमएफ क्या, हर स्टेट का फंड होता है, तो हर स्टेट का डीएमएफ फंड से ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र है ना, वो यूज करते हैं, ताकि माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में अच्छे से अच्छे ऑपरेशन लेके आ सके। उसके अलावा डीएमएफ जो है, इनको जो स्टैट्यूट पावर मिलता है वो मिलता है उनके माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हेपेटाइटिस बी। इसे हम WHO वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उनके द्वारा ही अभी ये सितंबर 3 को घोषित किया गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड को फर्स्ट 4 कंट्रीज जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में अपने आप को हेपेटाइटिस बी से मुक्त कर लिए हैं। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली हमने मिजल्स से रिलेटेड डिस्कस किया था कि कौन से साउथ ईस्ट रीजन में जो कंट्रीज है जो कि मिजल्स फ्री कर लिए, जिसमें श्रीलंका सबसे अच्छा किए थे। तो हम उसे न्यूज में देखे थे और क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड। तो किसी कंट्री को कब हम मतलब ये हेपेटाइटिस बी से फ्री मान लेंगे, जब उनके 5 साल से उम्र के जितने भी बच्चे हों, उन उनमें एटलीस्ट 1% से कम लोग ही हेपेटाइटिस बी के शिकार हों, तब जाके हम लोग उनको डिक्लेयर करते हैं कि वो कंट्री हेपेटाइटिस बी से फ्री है। अगर इंडिया का सिनेरियो देखेंगे, तो इंडिया में तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 2002 से दिया जा रहा है, बट अभी 2011 में भी वो नेशन वाइड में काफी ज्यादा आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी 1 मिलियन पीपल जो इंडिया में ना, वो इस वायरस के इफेक्ट में आते हैं। ठीक है, और इतना अच्छा से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, फिर भी अभी तक जो हम रेट, ये जो हेपेटाइटिस बी का जो रेट है, जस्ट थोड़ा सा मतलब 1% ही डिक्रीज कर पाए हैं। मतलब 1% हम सिर्फ डिक्रीज कर पाए हैं, इतना सारा मतलब स्कीम्स और हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं फिर भी। तो इसीलिए देखते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस क्या है जो इतना प्रॉब्लम आ रहा है, और इसको डिक्रीज करने का कोशिश कर रहे फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, मतलब लिवर का खराब हो जाना, वो ठीक से इन्फेक्ट नहीं करना और पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाना। ठीक है, तो इससे ये कैसे अफेक्टेड और ये कब ये खराब हो जाता है, जब कोई ज्यादा अल्कोहल का यूज करे, उसके अलावा कुछ ऐसा मेडिकेशन करे जो ज्यादा
लिवर को हार्म करे, मतलब होता है बिना सोचे समझे अगर आप ऐसा कुछ मेडिसिन ले रहे हो तो लिवर को डायरेक्टली हार्म कर सकते हैं। उसके अलावा सर्टेन मेडिकल कंडीशंस कैन आल्सो कॉज हेपेटाइटिस, कुछ और भी मेडिकल कंडीशंस इसको कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस का ना टोटल 3 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी। तो इस हेपेटाइटिस ए बी सी में जो ए होता है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट एक सेकंड में थोड़ा कुछ ज़्यादा डार्क से कर दिया, मैं थोड़ा लाइट कलर कुछ ले लेता हूँ। तो हेपेटाइटिस एक जैसा मैंने बोला शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसके लिए ये मतलब ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्फेक्टेड करता है। बट हेपेटाइटिस बी और सी है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट कुछ लोगों में उनका इम्यून सिस्टम कुछ इतना ज़्यादा रहता है खराब कि लिवर में वो इस तरह से बैठ जाते हैं कि वो क्रोनिक और लाइफ लॉन्ग तक रह जाते हैं और पूरा इन्फेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। देखिए और एक बात है कि हेपेटाइटिस ए और बी के लिए तो वैक्सीन है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं है। ये यहाँ का कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बोल देगा कि हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों के लिए बहुत ही अच्छे से हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन है, जो कि उतने अच्छे से नहीं यूज किया जा रहा है। ऐसा बोल दे तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि वैक्सीनेशन है यूज किया नहीं जा रहा है, मतलब यूज किया जा रहा है बट अभी भी जो रेट है वो 1% से कम ही डिक्रीज हो रहा है। बट हेपेटाइटिस सी के लिए तो वैक्सीनेशन ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। और हेपेटाइटिस बी जो है ना वो ज्यादातर ब्लड के माध्यम से, सीमेन के माध्यम से, या और भी बॉडी के जो भी फ्लूइड है ना, पसीना वगैरह, ये सबसे भी ये फैल जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। अगला टॉपिक है फूड एंड लैंड यूज कोलिशन, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी के रूप में अब आगे आ रहा है सबके सामने। कैसे आ रहा है चलिए देखते हैं। ये जो फूड एंड लैंड यूज कोलिशन है ना, ये कोलैबोरेशन ऑफ फूड फार्मिंग एंड ग्रीन रिसर्च ग्रुप है। ये एक ग्रुप है जो ये सारे चीज में अपने आप को ग्रुप बनाया है, और ये क्या करते हैं, हमेशा एक रिपोर्ट को रिलीज करते हैं हर साल। वो क्या है, हिडन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड पॉवर्टी कॉस्ट, मतलब कुछ एनवायरमेंटल हेल्थ और पॉवर्टी मतलब गरीबी, इन तीनों से रिलेटेड क्या मतलब हिडन कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। ऐसा तो हम नहीं जान रहे, हम तो क्या कर रहे हैं, जो बजट में आता है आप एक्सपेंडिचर और जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको से टैकल करते हुए यहाँ निकाल दे। बट ऐसा क्या क्या हिडन चीज है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल हेल्थ और पॉवर्टी कॉस्ट हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं हर जगह, है ना। अब अगर आप कुछ स्कीम निकाल रहे हैं, अभी जैसे मैं हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड निकाल रहे हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पूरे कंट्री का हम हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड निकालना कितना ज़्यादा कॉस्टली होगा। उसको हम बचा सकते हैं ना, वो तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा है। उसके जगह हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या एजुकेशन लाइन में खोलते तो वो ज़्यादा फायदा पड़े। ये तो हम एक तरह से अपने ऊपर बर्डन है उसको हम निकाल रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ अगर हमको पहले ही पता रहे, फूड और फार्मिंग और ग्रीन रिसर्च ये सब हम करके पहले इससे हम प्रिकॉशन कर दिए, जो कहते हैं ना कि पहले ही आपको प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप बाद में क्यों ठीक करेंगे, पहले ही आपको पता है तो ये एनवायरमेंटल हेल्थ और पॉवर्टी से रिलेटेड आप पहले ही डील करके इसे क्लियर कर लीजिए, है ना। तो इसमें की फाइंडिंग्स इस जो फोलू है इसको क्या क्या मिला, कि ऐसा मिला कि जो लैंड इज यूज्ड, फूड इज प्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड, पैक्ड, प्रोसेस्ड, ट्रेडेड, मार्केटेड, कंज्यूम्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, बट मतलब उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है जिससे जिस तरह से मैंने ऐसा करे जिससे एक जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है हम जो बेयर करते हैं हर साल, वो हमारा डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। जो भी चीज हम यहाँ पे फूड प्रोड्यूस करने में, स्टोर करने में या पैक करने में, ये सब जो भी ट्रिक यूज कर रहे हैं उसमें हमें बहुत सारे अभी ग्रीन रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ये सारी चीज जो है ना, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, पैक करना, इससे रिलेटेड फूड और ये सबसे रिलेटेड जो ट्रेड कर रहे हैं, यही है इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हम डिग्रेड कर रहे हैं, ग्रासलैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो मैल न्यूट्रिशन जो भी है लीड द लार्जेस्ट हिडन कॉस्ट। हम यहाँ पे फूड तो सप्लाई कर रहे हैं, बट जैसा हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था फूड फोर्टिफिकेशन, तो राइस फोर्टिफिकेशन, तो अगर हम फोर्टिफिकेशन नहीं करें, सिंपल अगर राइस आप दे रहे हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स आप खिलाए जा रहे हैं, तो उसको तो मैल न्यूट्रिएट कर देना, तो उसके पास तो उतना रहेगा ही नहीं, तो उसमें 10 को बीमारी अचानक उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक रहेगा कि अटैक करेगा। इसीलिए 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो मैल नरिश्ड है। 2030 तक ऐसा पाया जा रहा है, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अप टू 50%। मतलब अभी पूरे वर्ल्ड में मतलब 1/3 के जो पॉपुलेशन है वो अभी मैल नरिश्ड है, और 2030 तक ऐसा बोला जा रहा है कि 50% हो जाएगा ये 1/3, ठीक है। तो काफी ज्यादा चिंता चिंता करने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं कंसर्न ये जो रेज किया गया है वो क्या है, कि अभी जो फिलहाल है वो पॉवर्टी कॉस्ट एस्टिमेटेड एट ऑलमोस्ट 12 ट्रिलियन अ ईयर,
मतलब ये जो अभी इस तरह का जो एनवायरमेंट, हेल्थ और पॉवर्टी जो कॉस्ट कर रहा है हमें ना इनडायरेक्टली, वो लगभग 12 ट्रिलियन ईयर हम लोग ऐसे ही बेयर कर रहे हैं। कभी कुछ स्कीम से रिलेटेड, कभी कुछ बीमारी के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे कोरोना से रिलेटेड कितने सारे हम लोग मतलब बेयर कर रहे हैं। ये तो एक तरह से हमें कभी काउंट ही नहीं किया था, ना ही बजट में ना ही कहीं पे। तो एक तो 12 ट्रिलियन ईयर मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है। और इसी तरह का अगर चलते रहा तो 2050 तक कहा जा रहा है कि 16 ट्रिलियन ईयर हम लोग का एक खर्च होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में 63rd जनरल कॉन्फ्रेंस इनका IAEA का, जो कि वियना में हेल्ड हुआ। जो वियना क्या, ऑस्ट्रिया का कैपिटल। ठीक है, और ये IAEA जो है यूनाइटेड नेशन जनरल ऑफ मतलब ये जो IAEA, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी वियना में ही है। और इसका काम होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों को ही जो भी रिपोर्ट है उसको उनको सेंड करना। और ये IAEA है, ये क्या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें टोटल 22 मेंबर हैं। और इस सब से रिलेटेड कुछ डेटा है जो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस हाँ ये ध्यान रखिएगा हर 11 जो मेंबर्स है ना, वो हर साल चेंज होता है। ठीक है, तो यानी एक मेंबर 2 साल के टर्म के लिए है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए, जो कि है हाई टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, HTPEM टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हाई टेम्परेचर बेस्ड फ्यूल सिस्टम जो कि बन गया है इस तरह का करने वाला। इससे क्या होगा, 5.0 किलोवाट फ्यूल सेल मतलब सिस्टम हम जो कि जनरेट करेगा पावर, वो भी ग्रीन मैनर, मतलब कोई पोल्यूशन फ्री वो पावर जनरेट करेगा, और लगभग 5 किलोवाट तक का। तो ये जो डेवलप किया जा रहा है, ये कैसे किया जा रहा है, ये हाई टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका कुछ की फैक्ट्स हम देखते हैं। तो ये जो की फैक्ट्स है क्या, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसे काम किया जाएगा, और CSIR जो है वो उसके पार्टनरशिप में, ताकि पूरे इंडियन इंडस्ट्रीज में हम अच्छे से इसे फैला सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो बैटरी सिस्टम है ना, इस फ्यूल सेल है, इसको हम यूज़ करने के लिए बोले। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI, इसके तहत ही ये प्रोग्राम को भी लाया गया है। ठीक है, और ये प्रोग्राम काम कैसे करते हैं, तो ये एक्चुअली में ये मिथेनॉल या जो भी बायोमीथेन होता है ना, उसको एज ए इनपुट लेता है एक साइड से, और आउटपुट के तौर पे वो हीट जनरेट करता है और वाटर, ये दोनों जनरेट करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। और इसी यही हीट और वाटर को फर्दर यूज किया जाता है पावर सेल मतलब एज अ पावर ये बनाने के लिए, वो भी ग्रीन मैनर में। तो कहीं भी पॉल्यूशन का तो कुछ बात ही नहीं उठ रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसे अप्रिशिएशन किया जा रहा है इससे रिलेटेड। और ये जो न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है, ये लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि R&D डोमेन में हमारे कंट्री के लिए काम करता है। और इसका अभी तक का 60 लार्ज नेटवर्क प्रोजेक्ट्स, जो कि पूरा डाइवर्सिफाइड एरियाज में, जैसे एग्रीकल्चर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब ये सारे जो एरियाज है ना, इसमें ये काम करता है। कौन, ये न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है निर्वेक स्कीम। इसे हम कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री है, बट जब इसको जब पढ़ोगे तो आपको MEA का लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लग सकता है। तो ये है क्या, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC, इन्होंने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, जिसे निर्विक बोला जा रहा है। ठीक है, टू एनहांस लोन अवेलेबिलिटी एंड द ईज द लेंडिंग प्रोसेस, ताकि लोन आसानी से मिल सके और लेंडिंग प्रोसेस भी इजीली हो सके। ठीक है, और इसके अलावा इट इज एन इंश्योरेंस कवर गारंटी, ये एक इंश्योरेंस कवर गारंटी है जो कि 90% ऑफ द प्रिंसिपल और मतलब जो कि 90% ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कवर करता है। ठीक है, आप जो भी अमाउंट दे रहे हैं ना, उससे 90% प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कवर हो रहा है, तो सोचिए कितना ज्यादा मतलब आपके लिए मतलब इस तरह के फायदेमंद हो सकता है। और ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दोनों ही देता है, मतलब आप शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद का क्रेडिट भी ये देता है। क्रेडिट मतलब वही लोन। और ये जो ECGC है, ये फिलहाल क्रेडिट गारंटी दे रहा है, मतलब कितना तक, 60% लॉस अगर आपका होता है ना, आप अगर शिपमेंट कुछ किए और मान लीजिए वो चोरी हो गया आधे रास्ते में या डूब गया, तो 60% तक का जो भी आपने हुआ खर्च, उसका वो लॉस वो आपको बेयर करेगा ECGC।
तो काफ़ी अच्छा बात है। तो कोई भी इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम बूम कर पाएंगे, एक्सपोर्ट में स्पेशली हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि ठीक है, तो आसानी से बिना किसी टेंशन का कोई भी कंट्री भी हमारे से बोलेंगे कि हाँ आप इसे इंपोर्ट कर दीजिए, जब इस तरह का गारंटी आपको मिल रहा है तो। उसके अलावा जो ये ईसीजीसी ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसके तहत मतलब स्टार्टिंग में 1957 में इसके तहत काम स्टार्ट किया था। बाद में जाके इसे एक्सपोर्ट करंट मतलब ईसीजीसी लिमिटेड जो कि 1964 में कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो प्रमोट कर सके एक्सपोर्ट को पूरे कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क। आप टॉपिक से समझ पा रहे होंगे कि मेन इसका प्रमोशन करने का काम होता है एक्सपोर्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट से, तब तो जाके ये हमारे कंट्री के लिए प्रॉफिट होगा, है ना। एक्सपोर्ट अगर जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक आप कैसे करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस तरह का बात बोला गया निविक स्कीम, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में है। अगला टॉपिक है एक्सेस टू इंटरनेट इज अ बेसिक राइट, जो केरला हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया। तो इसलिए केरला है इसमें इन्वॉल्व, तो इसलिए स्टेट से न्यूज में लिख रहे हैं। तो ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा कि ये जो राइट टू एक्सेस ऑफ द इंटरनेट है ना, ये एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का, जो कि राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एज वेल एज राइट टू प्राइवेसी। तो ये दो गो राइट यानी आर्टिकल 21 और ये राइट टू एजुकेशन दोनों का हनन कर रहा है आर्टिकल 21 के तहत। तो इसलिए केरला हाईकोर्ट ने ऐसा कहा, डिसीजन दिया कि इंटरनेट एक राइट फंडामेंटल राइट है हमारा। उसके अलावा ये क्यों इस तरह का ऑब्जर्वेशन ये हाईकोर्ट के द्वारा देखा गया, क्योंकि जब ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने भी ये फाइंड किया था कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल फ्रीडम। मतलब आपको इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, ये एक फंडामेंटल फ्रीडम है आपके लिए, ताकि आप उससे अपना सारा चीज अच्छे से कर सके। क्योंकि कहते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, तो एक कॉलेज के स्टूडेंट्स उनको पता होता है कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या उनके बुरा है। तो उनको ये राइट्स मिलना चाहिए कि क्या उनको किस तरह का इंटरनेट उनको मिलना चाहिए, किस तरह का वो यूज करेंगे। इसीलिए द एक्शन ऑफ द कॉलेज अथॉरिटी, मतलब हुआ ये था कि हाल ही में एक केरला के कॉलेज में एक स्टूडेंट को ऊपर बैन लगा दिया और पूरे हॉस्टल में इंटरनेट ही बंद कर दिया कुछ इश्यूज की वजह से, जिस वजह से वो स्टूडेंट लोग हाई कोर्ट चले गए अपने इशू को उठाने के लिए कि ये इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इसलिए वहीं से वो इशू बना और फंडामेंटल फ्रीडम एज वेल एज प्राइवेसी से रिलेटेड वहां पे आ गए, क्योंकि वो तो उनका प्राइवेसी है ना, उनको करना है क्या करना है इंटरनेट यूज करके, वो पढ़ाई करना है, गेम खेलना है, मूवी देखना है, क्या वो तो कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनको पता है उनका पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, बढ़ते हैं फ्यूचर पता नहीं होगा, सॉरी, फ्यूचर के लिए वो अनुमान तो उनको लगा कि वो पास्ट और प्रेजेंट से लगा ही पा रहे होंगे, है ना। और उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन है कि सुप्रीम कोर्ट इन द एस रंगाराजन एंड अदर्स वीपी जगजीवन राम 1989 केस, वहां पे भी फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A can be reasonably restricted only for the purpose mentioned in article 19 clause 2, and the restriction must be justified on the evil of necessity and not the quick stand of the convenience of expediency। मतलब वही सेम बात बोल रहा है कि आप इस तरह का फंडामेंटल राइट आप ऐसे ही डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये उनको ज़्यादा अच्छे से पता है उनको क्या किस तरह से यूज करना चाहिए। आप स्कूल के बच्चे के लिए आप नहीं कर रहे हैं, हाँ उनके लिए ऐसा बात नहीं है कि एक स्कूल के बच्चे के लिए भी यहाँ पे केस लड़े और वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट हो एजुकेशन से रिलेटेड, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है फॉरेस्ट प्लस 2.0। तो इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया और यूएस हमारा यूनाइटेड स्टेट से का रिलेशन के बारे में ये टॉपिक है। क्या है, तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड USAID और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इन दोनों के द्वारा ये फॉरेस्ट 2.0 लॉन्च किया गया है हाल ही में। ठीक है, तो फॉरेस्ट 2.0 क्या है, एक 5 ईयर प्रोग्राम है जो कि 2018 दिसंबर में इनिशिएट किया गया, ताकि डेवलपिंग ऑफ टूल्स एंड टेक्निक टू बोल्स्टर इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड हार्नेसिंग। मतलब इकोसिस्टम को मैनेजमेंट और हार्नेसिंग से रिलेटेड हम फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट कैसे करें, वो हम ये 5 साल का एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि फॉरेस्ट प्लस 2.0 2018 में किया गया, किसके द्वारा, USAID और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और देखिए इसलिए मैंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही इन्वॉल्व होंगे। बट ये एक यूनाइटेड स्टेट्स का बारे में आपको जानना जरूरी है, हो सकता है आपको फ्रांस दे दे, फ्रांस का एजेंसी है उनके द्वारा ऐसा कुछ किया, तो नहीं, ये यूएस एजेंसी है USAID के द्वारा। ठीक है, तो ये जो पहला लेके आया गया था फॉरेस्ट प्लस 1.0,
वो 2017 में खत्म हो गया, जिसका 5 साल। उसके बाद मतलब ये आया था 2012 में पहला, 5 साल 2017 में खत्म हुआ। उसके बाद 2018 से दूसरा स्टार्ट हुआ और अभी ये 2023 तक चलेगा। तो इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट होता है फोकस करता है ताकि इंडिया पार्टिसिपेट कर सके रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस, ठीक है, REDD+ ये एक इनिशिएटिव है, इसमें अच्छे से इंडिया पार्टिसिपेट कर सके। तो इसीलिए जब फर्स्ट जो हुआ था ना, जो मैंने बोला 2012 से 17 तक, वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सिक्किम, रामपुर, शिवमोगा और होशंगाबाद, ये 4 सिटीज में ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। तो वो काफी सक्सेस वहां पे मिला और अच्छा रिजल्ट भी आया। इसीलिए फॉरेस्ट 2.0 दूसरे अलग 3 एरिया में, मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट वो जगह है, तीनों अलग जगह है, वो तीनों अलग, तीनों का अलग अलग मतलब मौसम है, अलग अलग मिट्टी है, वो तीनों जगह में करा जा रहा है। कौन कौन सा है? तो गया जो कि बिहार में, जो कि काफी फर्टाइल है, गंगा के पास में। तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में, जो कि वेस्टर्न घाट से जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा ये भी डाइवर्स है। मेदक जो कि तेलंगाना में, वो भी काफी अलग, मतलब तीनों का अलग अलग जगह है, यहाँ पे एज अ सेकेंड पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि 2018 में ही स्टार्ट हो गया है। 23 तक ये तीनों जगह में काम चलेगा, यूएस मतलब फॉरेस्ट प्लस 2.0 के तौर पे। अगला टॉपिक है इश्यूज इन डिबेट अराउंड सेटिंग एन एज लिमिट फॉर आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, ठीक है। तो अभी एक रिसेंटली एक बहुत अच्छा मूवीज भी आया था, क्या नाम था, अक्षय कुमार और इसका। तो वो उस मूवी में भी इसी से रिलेटेड बताया गया है कि किस तरह से मतलब इन्वर्टर फर्टिलाइजेशन है जो, इसका क्या यूज हो रहा है और इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है, क्या मतलब इसमें रूल्स हैं, ये हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हाल ही में न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि 74 ईयर एक ओल्ड वुमेन जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए मैंने इसे स्टेट्स एंड न्यूज वाले सेक्शन में रखा है। तो वो आंध्र प्रदेश से एक 74 ईयर का एक ओल्ड वुमेन, उन्होंने मतलब एक रिकॉर्ड कायम कर दिया पूरे वर्ल्ड में। क्या वो रिकॉर्ड क्या था कि उन्होंने एक ट्विंस को जन्म किया, मतलब जुड़वे बच्चे जन्म किया, वो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से। तो ये काफी शॉकिंग बात है। तो पूरा वर्ल्ड को ये हिला दिया, जितने भी वर्ल्ड मेडिकल टीम है उनको ये हिला दिया कि इस तरह का चीज होना नहीं चाहिए। ये मेडिकल कम्युनिटी हैज एक्सप्रेस एथिकल एंड मेडिकल कंसर्न, मतलब वो एक तरह से मेडिकल कंसर्न अपना व्यक्त किए यहाँ पे कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब डेंजरस हो सकता है इस तरह का चीज अगर फर्दर भी किया जाए तो ये कंसर्न ये था कि क्यों इस चीज को हम कंसर्न एज अ टेंशन का रूप ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है ना, मतलब एवरेज लोग हमारे देश में कितना उम्र तक जीते हैं, तो वुमेन है जो कि 70 साल तक जीते हैं और मैन है जो कि 69 ईयर्स, मैक्सिमम लोग इतने उम्र तक जाके ही मर जाते हैं। ये पहला एक कंसर्न का रीजन है। तो इसी से रिलेटेड जो एसोसिएटेड रीजन है, तो प्रेगनेंसी अगर यदि ओल्ड एज में हो रहा है, मतलब आप सपोज करिए 70 ईयर्स का एज ही है इनका, मैक्सिमम लोग मर जाते हैं, और 74 ईयर में ये बर्थ की है, तो सोचिए प्रेगनेंसी इस ओल्ड एज में क्या होगा। हाइपरटेंशन रहता है, कितने को डायबिटीज होता है, कॉन्वल्यूशंस होते हैं, फिर उसके बाद ब्लीडिंग होता है, फिर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होना। तो ये सब तरह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी इतने ओल्ड एज में, तो सोचिए कैसे करके वो बेबी अपना कंसीव करेंगी। फिर जो वर्म होता है ना, और जहाँ बच्चेदानी जो होता है ओल्डर वुमन का, वो भी तो प्रिपेयर नहीं रहता है, वो तो पूरी तरह से एकदम बूढ़ा हो जाते हैं ना। तो उनको भी हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं फेटस में, और 9 महीने तक इसे ग्रो करने में मदद हो, ताकि हार्मोन्स रेगुलर इंजेक्ट करते जाते हैं, तब जाके एक वुमेन मतलब उस बच्चे को जन्म दे पाती है। उसके ऊपर से वो हार्मोन तो फेटस में देके मतलब क्या किए, बच्चे को तो पूरा अच्छे से मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से वो कर दिए, बट उनका ब्रेस्ट फीडिंग मतलब दूध पिलाना तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो बच्चा तो सोचिए ये भी नहीं मिल पा रहा है कि वो जन्म तो ले लिया, पर उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए वो अभी उतना सक्षम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा तो ये जो आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसको हमारे कंट्री में रेगुलेट कैसे किया जाता है और ये क्यों हो रहा है, ये तरह का कॉन्सेप्ट किस लिए लेके आया इन विट्रो आईवीएफ का? तो हुआ ये था कि ग्लोबली ऐसा पाया गया है कि 15% कपल होते हैं ना जो इनफर्टाइल होते हैं, जो कि जिनसे बच्चा मतलब उनके हार्मोन्स में डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2010 में लाया गया, और उनमें कुछ ओल्ड एज इंश्योरेंस और ये चिल्ड्रन और कंटेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स उसमें लेके आए इस बिल के तहत। उसमें बिल में था कि अपर एज जो होना चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए, वो इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से वो
45 होना चाहिए वुमेन का और 50 होना चाहिए मेन का। उससे ज़्यादा आईवीएफ का प्रोसीड्यूर अगर आपको यूज़ करना है तो उससे ज़्यादा आप रह के नहीं कर सकते, ऐसा इस बिल के तहत स्पेसिफाई कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा जो अडॉप्ट करते हैं ना बच्चे, अब ऐसा नहीं है कि 50 और 70 साल के जो बूढ़ा बूढ़ू हैं वो लोग अडॉप्ट करें, नहीं। तो आप दोनों जो पेरेंट हैं, मॉम एंड डैड, उन दोनों का जो एज होना चाहिए वो 110 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपको अडॉप्ट करना है तो। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्टर्स है ना वो अभी और भी ये आईवीएफ से रिलेटेड एज हाई करने का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा वो देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जो 70 ईयर्स है फीमेल का वो धीरे धीरे अब इंक्रीज हो रहा है कुछ कुछ माध्यम से। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 50 से 52 रख दिया जाए वुमेन के लिए, जो कि अभी 45 है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे अर्थ साइंस में नहीं लिख रहे हैं, एनवायरमेंट में भी नहीं लिख रहे हैं, ये मैपिंग करने का काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लिया है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में पूरे पैन इंडिया लेवल पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैप निकालने का सोचा गया है। और ये पूरे पैन इंडिया में स्पेशली किसको फोकस करके, जो कि 12 मतलब हिमालयन रीजन के जो स्टेट्स है ना उसको एज अ कॉमन फ्रेमवर्क लाने का मतलब उनके कॉमन फ्रेमवर्क को देखते हुए ये मैपिंग करने का सोचा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड की फैक्ट्स क्या होगा, तो इसको जो डेवलप किया जा रहा है ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक डीएसटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है जैसा हमने यहाँ लिखा, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बॉडी है स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, एसडीसी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, यही कीवर्ड है इस टॉपिक का, एसडीसी। तो इसके मदद से और डीएसटी दोनों मिलकर ये मैपिंग कर रहे हैं। और इस रिसर्च से क्या होगा, मतलब जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो एक पार्ट है किसका, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इन दोनों मिशन का एक तरह से ये पार्ट है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो मैप है ये 2020 के मिडिल तक निकाल दिया जाने वाला था, बट ये कोविड-19 की वजह से शायद अब डिले होने वाली है। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मतलब चेंज है, इस पे हम लिखने वाले हैं। तो क्या था, ये क्यों था न्यूज में और हम इस वाले में क्यों लिखे, क्योंकि इसी के मतलब जो ये जो मीटिंग है ना आईपीसीसी का मीटिंग जो इंडिया में हो रहा है वो होस्ट कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। ठीक है, आईपीसीसी एक ग्लोबल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर में आ रहा है, तो हम इसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लें। तो आईपीसीसी में जो वर्किंग ग्रुप होते हैं, जैसे हमारे पार्टीज के वर्किंग ग्रुप हैं, बीजेपी वर्किंग ग्रुप, कांग्रेस के वर्किंग ग्रुप होते हैं, तो उसी तरह से आईपीसीसी के भी वर्किंग ग्रुप है, तो टोटल वहां पे 3 वर्किंग ग्रुप है। तो जो तीसरा वर्किंग ग्रुप है ना उन्होंने अपना मीटिंग इंडिया में रखा ताकि वो फर्दर प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि 6 असेसमेंट रिपोर्ट अभी आने वाला है। तो ये जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट आएगा तो इसमें तीनों वर्किंग ग्रुप अपना कुछ असेस करके वो रिपोर्ट वहां पेश करेंगे। तो वो इंडिया में ये जो वर्किंग ग्रुप 3 है वो मीटिंग कर रहे हैं, और ताकि वहां पे 200 एक्सपर्ट्स जो कि 65 कंट्रीज से मिलेंगे और अपना ड्राफ्ट को रेडी करेंगे रिपोर्ट के लिए, और वो फाइनलाइज कर देंगे जुलाई 2021 तक। उसके बाद ताकि वो एक जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है ना एनवायरमेंट से रिलेटेड वो लोग रेडी कर सके तीनों ग्रुप को कंबाइन करके। ठीक है, ये तो हमने कुछ जान लिया इससे, इसके फैक्ट से रिलेटेड। अब कुछ आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप जो 3 है इसके बारे में अगर बैकग्राउंड अगर जानते हैं, तो इनका एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि असेस करना मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सेस और सोल्यूशन से रिलेटेड, क्या डेंजरस थ्रेट्स हैं क्लाइमेट के ऊपर, तो ये सब चीज, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे करके रिड्यूस किया जा सके, कैसे क्या क्या रीजन से बढ़ रहे हैं, तो ये सबको मतलब काम होता है वर्किंग ग्रुप 3 का। फिर कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट्स जो है ना, वो जो साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट है ये हर मतलब पब्लिश होता है कब, एवरी 6 से 7 साल में, और जो लेटेस्ट है वो जो 5th असेसमेंट रिपोर्ट वो 2014 में आया है। तो इसीलिए अभी 2021 तक में इस ड्राफ्ट को रेडी करके ये 6 असेसमेंट रिपोर्ट निकालने के तैयारी में ये आईपीसीसी जुड़ चुके हैं। तो उन्हीं का एक मीटिंग दिल्ली में हुआ है जहाँ पे 200 एक्सपर्ट 65 कंट्री से आके मिले थे। इसके अलावा जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ जानते हैं, तो ये क्या करेगा, एक एग्जामाइन करेगा, जैसे टॉपिक होगा जो कि लिंक करेगा कंजप्शन, बिहेवियर और ग्रीन हाउस एमिशन से रिलेटेड, कैसे सारे इंटर रिलेटेड है, और
जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का क्या रोल इसमें प्ले कर रहा है, ये सारे चीज को एक फ्रेमवर्क में लाके ये पूरे वर्ल्ड में सामने लाएगा, ताकि अदर्स जितने भी कंट्रीज है जो लैग कर रहे हैं एनवायरमेंट को मतलब संभालने में, वो सब इसको अच्छे से फॉलो कर सके। ठीक है, तो इसी के बाद अगला जो ये इस तरह का जब असेसमेंट मतलब ये जो मीटिंग हुआ है, ये मीटिंग होने के बाद अब क्या होगा आगे, तो सारे आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप जो मैंने बोला आईपीसी 1, 2 और 3, ये लोग मिलेंगे और अपना जो भी रिपोर्ट बनाए हैं उसके बेसिस पे वो 6 असेसमेंट रिपोर्ट 2021 तक बनाएंगे। तो 2021 कीवर्ड है यहाँ का, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2022 में ये रिपोर्ट जब अच्छे से बाहर आ जाएगा, तो ये तीनों स्पेशल रिपोर्ट्स को अच्छे से देखा जाएगा और उसके ऊपर से जो कंट्री में हम लोग पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ना, ग्लोबल गोल जो कि लिया गया था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कम में कर सके जितना ज़्यादा हो सके, और 1.5 डिग्री तो लिमिट दे दिया था सभी के लिए। तो इस तरह का हम लोग को कितना जल्दी हम लोग को कम करना है, ये हमें टारगेट भी दिया गया था। तो ये 2023 तक का टारगेट हमें जो पूरा करना है, इसमें कैसे सक्षम हुए हैं, कौन क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे कौन लैग हो रहा है, ये सब वहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आईपीसीसी के बारे में अगर यदि हम जानते हैं, जैसे मैंने बोला था, तो आईपीसीसी एक यूएन असेसिंग मतलब यूएन बॉडी है जो कि साइंस रिलेटेड, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो अपना क्या करते हैं, अपना एसेस करके डेटा प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ताकि यूनाइटेड नेशन इसे ले जा सके। और इसे जो बनाया गया था, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था 1988 में। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन, हम मतलब इस टॉपिक का ये कीवर्ड है कि यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 1988 में इसे बनाया गया था। इसका कॉम्पोजिशन है टोटल 195 मेंबर्स, पर यूनाइटेड नेशन में कितना है 193, यहाँ पे 2 मेंबर एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, तो इसके कॉम्पोजिशन में टोटल 195 मेंबर है। और आईपीसीसी के जैसे मैंने बताया 3 ग्रुप है, तो ये तीनों ग्रुप क्या क्या डील करते हैं वो है, तो जो थर्ड ग्रुप है जो कि मिटिगेट मतलब डीलिंग विद द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो उनका मीटिंग हुआ था हमारे यहाँ। बाकी जो दोनों है डीलिंग विद द इम्पैक्ट्स एंड एडेप्शन एंड वल्नरेबिलिटी, उसके डीलिंग विद द फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पर हमारे यहाँ ग्रुप 3 का मीटिंग हुआ था मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आ रहा है तो आप लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें, ताकि हम अपने उन दोस्तों तक भी पहुंच सकें जिनको इस कोविड जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन में नोट्स नहीं मिल पा रही हैं, नहीं उनको अच्छी जगह में सारे करंट अफेयर्स एक जगह कंपाइल करके भी नहीं मिल रहे हैं, इतने सारे वीडियोस चल रहे हैं, बट वो लोग किसी भी जगह आपको जिस तरह का मैं दे रहा हूँ उस तरह का एक जगह नहीं कर रहा, बेस्ट दे रहे हैं वो लोग वीडियोस, बट उनका अभी एक जगह में नहीं मिल पा रहा है, मैं खुद भी देख चुका हूँ। तो प्लीज अगर फिर भी आप फॉलो कर रहे हैं तो एक जगह अच्छे से फॉलो करिए आपको, पर लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।